समथिंग इन बिटवीन के 235वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र की आजादी की अवधि को अगर उम्र का पैमाना माना जाए तो अपना देश अभी युवा की श्रेणी में है। हम आजादी के 75वें पड़ाव पर हैं। जाहिर तौर पर यह अवसर गर्व का क्षण है। एक एक नागरिक के लिए सर ऊंचा कर चलने का समय है। यह खुलकर जश्न मनाने और गौरवान्वित होने का ऐतिहासिक अवसर है, मगर साथ ही यह समीक्षा का अवसर भी है। समीक्षा इस बात की, इस 75 साल के सफर में हमने क्या हासिल किया और हमने क्या खो दिया। यह भी कि वर्तमान में देश किस राह पर चल रहा है। क्या यह रास्ता देश की तरक्की की राह पर ले जाएगा, और इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि आजादी के बाद के सफर में कमी कहां रह गई, हम कहां चूक गए, इस चूक की भरपाई किस तरह से संभव है। जाहिर तौर पर 75 साल के सफर का आकलन देश को कुछ महत्वपूर्ण पैमाने पर कसकर किया जा सकता है। क्या हम 75 साल बाद कल्याणकारी राज्य की स्थापना के सपने को पूरा कर पाए हैं? कल्याणकारी राज्य का अर्थ है देश के नागरिकों की न्याय तक कितनी पहुंच है, नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों की देश में क्या स्थिति है। देश के नागरिकों के लिए बेहद जरूरी बुनियादी सुविधाओं मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा की क्या स्थिति है। आज हम इसी पैमाने पर देश की आजादी के 75 साल के सफर को कसेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम अपने देश की वर्तमान स्थिति पर गर्व करने लायक हो गए हैं। देश को जब आजादी मिली तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबी से मुक्ति, लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सांप्रदायिकता से देश को दूर रखने की थी। यह सच है कि नेहरू के कार्यकाल में भारत में लोकतंत्र की मजबूत नींव पड़ी। गरीबी के नाम पर महज सियासी नारेबाजी हुई और देश धीरे धीरे सांप्रदायिकता की गिरफ्त में चला गया। देश की न्याय व्यवस्था में आम आदमी की पहुंच की राह मुश्किलों से भर गई। देखते ही देखते हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भारत और इंडिया के रूप में दो देशों का निर्माण हो गया। एक तरफ इंडिया के नागरिक जिनके लिए न्याय, शिक्षा, चिकित्सा और धन दरवाजे पर इंतजार कर रहा है, दूसरी ओर भारत के नागरिक जिन्हें अब भी वास्तविक आजादी का शिद्दत से इंतजार है। ये ठीक है कि बीते कई दशक से हमारी राजनीतिक व्यवस्था भारत को विश्व गुरु बनने का दावा करते हुए नहीं अघाती। हालांकि विश्व गुरु बनने की सच्चाई की पोल कोरोना महामारी ने बुरी तरह खोल कर रखी। कोरोना की पहली लहर ने बताया कि देश की 90% आबादी के पास बिना कमाए एक महीने तक गुजारा करने की हैसियत नहीं है। कोरोना की पहली लहर में लाखों लोगों का महानगरों से गांव की ओर पलायन ने बंटवारे के समय हुए पलायन के दर्द की याद दिलाई। दूसरी लहर में ऑक्सीजन, बेड, इलाज और दवाइयों के अभाव में हुई हजारों मौतों ने बताया कि हमारा विश्व गुरु बनने का दावा कितना खोखला था। आजादी के 75 साल के सफर में असफलता की सबसे बड़ी कहानी अमीर और गरीब के बीच चौड़ी होती जा रही खाई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 1% आबादी के पास 95 करोड़ लोगों से 4 गुना अधिक संपत्ति है। भारत का साल 2018-19 का कुल बजट 24.42 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि भारत के केवल 63 लोगों के पास इससे अधिक की संपत्ति है। खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि आजादी के 7.5 दशक बीत जाने के बावजूद देश में गरीबों की संख्या करीब 27 करोड़ है। इनमें से घोर गरीबी में जिंदगी बिता रहे लोगों की संख्या 11 करोड़ से ज्यादा है। मतलब इन 27 करोड़ लोगों की प्रतिदिन की कमाई
75 रुपए से कम है। समृद्धि के पैमाने पर हम कहां खड़े हैं, इसका अंदाजा इसी तथ्य से भी पता चल सकता है। दुनिया के 28% गरीब भारत में रह रहे हैं। करोड़ों नागरिक सहारा अफ्रीका, युगांडा जैसी नरकीय स्थिति में जी रहे हैं। आप पूछेंगे कि आखिर इतने साल बाद ये स्थिति बदलती क्यों नहीं? जवाब यह है कि देश की सरकारों ने गरीबी हटाने का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। बस इसी में खुश होते रहे कि देश की बड़ी आबादी को प्रतिदिन मजदूरी मिलती रहे। इसके कारण मजदूरी में लगा परिवार कई पीढ़ियों के बावजूद गरीबी के दंश से पार नहीं पा सका। देश की राजनीतिक व्यवस्था नई पीढ़ी को धर्म जाति के साथ गरीबी उत्तराधिकार के रूप में दे रही है। लैंगिक समानता भी कल्याणकारी राज्य की पहचान होती है। दुखद यह है कि हम इस पैमाने पर दुनिया के अधिकतम देशों से बहुत पीछे हैं। लैंगिक असमानता के मामले में भारत दुनिया के 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर है। देश में शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति ज्यादा नाजुक है। शिक्षा के स्तर पर आकलन करें तो महज 27% ग्रामीण महिला ही 10वीं या उससे आगे पढ़ाई कर पा रही है, जबकि शहरी महिलाओं में ये करीब 52% है। भारत में महिलाएं जो सेवा शुश्रूषा का काम करती हैं, उसके बदले उन्हें भुगतान नहीं किया जाता। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाएं एवं लड़कियां भारत में रोजाना लगभग 3.26 अरब घंटे काम करती हैं, जिनका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। अगर इसे जोड़ लिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान लगभग 19 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो भारत के 93,000 करोड़ के शिक्षा बजट से 20 गुना अधिक है। यही हाल मानव विकास सूचकांक के मामले में भी है। इस सूचकांक में 189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है। इस राजनीतिक व्यवस्था ने संसद और विधानसभाओं का प्रवेश द्वार आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। राजनीति में धनबल, बाहुबल, वंशवाद और अपराध सहज स्वीकार्य बना दिए गए। कोई भी राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में सुधार का हिमायती नहीं है। सहज स्वीकार की मानसिकता का परिणाम है कि वर्तमान लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या 88% हो गई है। जरा सोचिए, जिस देश की 30% आबादी की आमदनी प्रतिदिन 75 रुपए से कम हो, उस आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 88% करोड़पति और 43% अपराधी हैं। उनमें से 29% ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन पर हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं। जाहिर तौर पर देश को आजादी दिलाने वाली महान हस्तियों ने ऐसे भारत के निर्माण का सपना नहीं देखा था। शायद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर जैसी हस्तियां इसे समय से पहले पहचान गई। उन्हें पता था कि आजाद भारत में क्या होने वाला है। यही कारण है कि भगत सिंह ने कहा था कि देश को गोरे अंग्रेज छोड़कर चले गए तो इस पर काले अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। अंबेडकर ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान को जमीन पर लागू करने वाले तंत्र के प्रति चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था, कमजोर से कमजोर संविधान बेहतर नतीजे दे सकता है और बेहतरीन से बेहतरीन संविधान सब कुछ खत्म कर सकता है। संविधान की सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे लागू करने वाला तंत्र इसके लिए कितना संवेदनशील और ईमानदार है। ऐसी ही शायद कई अन्य महान हस्तियों ने जाहिर की थी। लगता है कि उन महान हस्तियों की आशंकाओं को हमारी व्यवस्था ने सच कर दिखाया है। ये ठीक है कि आजादी का 75वां पड़ाव किसी देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हमें इस क्षण पर गर्व करना चाहिए, मगर गर्व करने के साथ हमें अतीत के पन्ने भी पलटने होंगे।
वर्तमान को भी खुली आंखों से देखना होगा। खुली आंखों से सच का सामना नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है कि हमने सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है, कई अन्य मोर्चे पर भी हमने इतिहास रचा है, मगर ये उपलब्धियों पर गरीबी, अन्याय, मौलिक अधिकारों की दुर्दशा, सांप्रदायिकता काले धब्बे की तरह है। दुखद यह है कि इस काले धब्बे का आकार कम होने के बदले लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरी स्थिति पर देश की राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका को इस शेर के माध्यम से समझा जा सकता है। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वह आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। जय हिंद, जय भारत।